हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 4 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले के सभी पाठ पिछले वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और सारी वीडियो सीक्वेंस से आपको 1 से लेकर के 3 पार्ट तक मिल जाएगी। वहां से आप 1 से लेकर 3 पार्ट तक की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जैसा कि यह पार्ट है, सबसे पहले पार्ट को समझते हैं। वह है मोशन इन प्लेन, यानी कि समतल में गति। अभी इसके पिछले पार्ट में हमने अभी जस्ट पढ़ के आया है एक विमीय गति या सरल रेखीय गति, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई कण जो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, एक मोशन में गति कर रहा है, एक ही दिशा में गति कर रहा है, किसी एक अक्ष पर गति कर रहा है, उसे हम कहते हैं समतल में गति। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी दीवार पर छिपकली की गति, तो किसी दीवार पर छिपकली की गति या कोई कण ऐसा चल रहा है, जैसे ये हमारा क्या है, यह समतल है। ये जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड कैसा है, समतल है। अब इस समतल में कोई कण या कोई वस्तु अगर गति करेगी तो वह क्या कहलाएगा, समतल में गति। अब देखिए, यहां पे समतल का मतलब किससे है। सरल रेखीय गति में क्या था कि कोई कण एक, जैसे मान लेते हैं कि एक रस्सी यहां बंधी हुई है और रस्सी पे अगर कोई चींटी चल रही है, रस्सी पे अगर कोई चींटी गति कर रही है, तो उस चींटी की गति सरल रेखीय गति या एक विमीय गति, यह एक विमा में गति कर रही है, एक दिशा में गति कर रही है, इसलिए एक विमीय गति कहते हैं। समतल में गति, यहाँ पे देखिए समतल में गति कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका समतल है, अगर इस पे कोई भी कण अगर इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, तो यहां पे देखिए इसकी गति 2 दिशाओं में हो रही है। कैसे? अगर हम निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर इसको निर्देशांक मान लें x अक्ष और इसको मान लें y अक्ष, तो देखिए ये जो कण यहां से चलना जो शुरू किया है, यहां से अगर कोई कण चलना शुरू किया है, तो यहां पे देखिए इसकी गति x अक्ष पे भी बढ़ रही है और y अक्ष पे भी बढ़ रही है। y अक्ष पे यहां आ गई और x अक्ष पे यहां आ गई, यानी ये जो कण आपका चल रहा है इसकी गति x अक्ष पे भी है और y अक्ष पे भी है, यानी कि इसकी गति कैसी है, 2 विमाओं में है। एक तो x पे है, दूसरा y में है, y अक्ष पे है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। तो इसे द्विविमीय गति भी कहा जाता है। द्विविमीय गति का मतलब समतल पर गति। जैसे अगर इस पर अगर हमने फर्स्ट एग्जांपल जो दिया कि किसी दीवार पर चलती हुई छिपकली की गति, तो छिपकली आपकी इसी प्रकार से तो चलेगी ना। छिपकली आपकी, मान लेते हैं कि एक कोई कण ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा चल करके सीधा चल रहा है, ये y अक्ष है और ये आपका क्या है, x अक्ष है। तो अगर कोई कण यहां से चलना शुरू करता है और यहां पहुंच जाता है, यहां पे देखिए क्या था कि यहां पे एक रस्सी के सहारे चींटी चल रही थी, यानी एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में चल रही थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे यहाँ से कण चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी कि यह इसका ये जो चल रहा है इसका y अक्ष पे भी चल रहा है, ये y अक्ष पे भी चल के यहाँ पहुंच गया, और x अक्ष पे अगर देखा जाए तो x अक्ष पे भी चल के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। यानी इसकी गति 2 विमाओं में हो रही है, एक तो आपके x अक्ष पे, दूसरी आपकी y अक्ष पे। तो यहाँ पे 2 विमाओं में गति हो रही है, इसलिए यह कही जाएगी द्विविमीय गति। तो इसलिए इसे हम द्विविमीय गति भी कहते हैं। अब देखिए, यहां से मेन टॉपिक आपका शुरू होता है। इस पार्ट के अंतर्गत आप 3 चीजों को पढ़ेंगे। क्या क्या? पहला तो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको यहां पढ़ाया जाएगा सदिश विश्लेषण। क्या पढ़ाया जाएगा? सदिश विश्लेषण और सदिश विश्लेषण। फिर आपको पढ़ाया जाएगा प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा वृत्तीय गति। देखिए, जो पहले की बुक थी उसमें ये तीनों पार्ट अलग अलग था, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति अलग था और वृत्तीय गति अलग था। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी पैटर्न पर जो है ये इस पार्ट के अंतर्गत इन तीनों टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश विश्लेषण की। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को।
तो अगला टॉपिक है हमारा राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियों के बारे में हमने भली भांति पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में थोड़ा चर्चा करूंगा। देखिए, जो भौतिक राशियां होती हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब तक तो आपने 2 प्रकार की ही पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ी कक्षाओं में आ गए हैं तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार की राशियां पढ़ाई जाएंगी। कौन कौन? अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां, और टेंसर क्वांटिटी यानी प्रदिश राशियां। आइए बारी बारी से इन तीनों राशियों की चर्चा करते हैं। जैसे अगर किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करना हुआ तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन? एक तो उसका आंकिक मान यानी कुछ न कुछ उसका आंकिक मान हो, दूसरी उसकी दिशा यानी कि उसकी दिशा क्या है। जैसे अगर हम सिंपल सा बात करें किसकी? बल की। अगर हम क्या करते हैं, इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो उस बल को हमें प्रदर्शित करने के लिए ये बताना पड़ेगा, सबसे पहला चीज हमें ये बताना पड़ेगा कि मैंने उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया। और 5 न्यूटन का बल, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमें दरवाजा खोलना है, तो अगर दरवाजे को खोलना है हमको, तो उस पर हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, तब दरवाजा खुलेगा। तो हमने कितना बल लगाया? 5 न्यूटन का। और अगर दरवाजा खोलना है तो उसको हम अंदर से बाहर की ओर अगर बल लगाएंगे तभी दरवाजा खुलेगा। अगर बाहर से अंदर की ओर बल लगाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी बल लगाने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें दरवाजा खोलना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस पर बल हमें अंदर से बाहर की ओर लगाना है। तो दूसरा इसकी क्या हो गई? दिशा। बल अगर प्रदर्शित करना हुआ तो एक तो इसका कुछ ना कुछ आंकिक मान होगा कि भाई हमने इतने न्यूटन का बल वहां लगाया। दूसरा चीज इसके साथ क्या होना चाहिए? दिशा। तो किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए 2 चीजों की लगभग हमें जरूरत पड़ती है। क्या क्या? पहला तो उसका आंकिक मान, और आंकिक मान को ही हम क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण का हिंदी मतलब क्या होता है? आंकिक मान। तो ये मतलब उसके परिमाण और दिशा 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसी आधार पर राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। उनको प्रदर्शित करने के ही आधार पर राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो इन तीनों राशियों को आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा कौन सा? अदिश राशि। पहला नंबर क्या है? अदिश राशि। तो अदिश राशि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अदिश। अदिश का मतलब यह हुआ कि जिसमें दिशा की जरूरत न हो। तो यानी कि जैसे अगर हमें द्रव्यमान को प्रदर्शित करना हुआ, किसको प्रदर्शित करना हुआ? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित करना हुआ तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर आपको मार्केट में कुछ सामान लेने जाना है, मान लेते हैं कि सब्जी लेने जा रहे हैं आप और आपको आलू लेना है, तो आप दुकानदार से क्या कहेंगे? भैया हमें 5 किलो आलू दे दो। तो क्या आप ये कहेंगे क्या कि 5 किलो आलू उत्तर की दिशा में दे दो? उत्तर की दिशा में अगर दे दो बोलेंगे तो हो सकता है कि आप झोला पूरब की तरफ फैलाए हो, वो उत्तर की तरफ दे देगा तो आलू आपके क्या होंगे? नीचे गिर जाएंगे। तो यानी कि द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए यहां हम देख रहे हैं कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल क्या है? परिमाण यानी आंकिक मान की आवश्यकता है। तो ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़े? परिमाण की जरूरत पड़े। केवल किसकी जरूरत पड़े? आंकिक मान की जरूरत पड़े। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल व केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। नंबर 2 में आते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां समझ गए। और नंबर 2 देखिए, हम इस पाठ में जो पढ़ेंगे सदिश राशियों के ही बारे में पढ़ेंगे। अदिश और प्रदिश के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि देखिए अदिश राशियां जो है इनका जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वह सीधे सीधे होता है। जैसे अगर हम 10 केजी आलू लिए और 5 केजी अगर बैगन ले लिए, तो सीधा सीधा आपसे कोई पूछा कि आपके झोले में कितना सब्जी है, तो आप बताएंगे कि सीधे सीधे कितना बताएंगे? 15 केजी सब्जी है। तो यानी कि ये अदिश राशियां जो होती हैं इनको जोड़ने और घटाने में सीधा सीधा हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सरल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनको हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका जोड़ घटाना सीधा सीधा होता है। मेन बात जो आती है पढ़ने की वह क्या है? सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि बल को अगर हम देखें तो अगर आपको कहीं पे भी बल लगाना है तो उसका एक तो परिमाण चाहिए और दूसरी उसकी दिशा चाहिए। तो वे राशियां
सदिश राशियां की परिभाषा, वेक्टर क्वांटिटी की परिभाषा आप क्या बताएंगे कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो सदिश राशियां भी आ गई समझ में आपको, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए हर हाल में दिशा की जरूरत। दूसरा चीज, एक इसमें और मुख्य चीज है, पहला तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होनी चाहिए, तीसरा नंबर जो है इसमें कि सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन। ये जो सदिश राशियां होती हैं वे सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। और सदिश योग का नियम क्या है कि जैसे अगर हम बल की बात करें तो अगर यहाँ कोई वस्तु रखी गई है और यहाँ इधर इसका 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से इस पर बल कितना लग रहा है, इधर से इस पर अगर 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो अगर इसका परिणामी बल अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पे देखिए 10 न्यूटन इधर को लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस पर टोटल बल कितना लग रहा है, कुल परिणामी बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का लग रहा है। भाई 10 न्यूटन इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन तो उधर खींच दे रहा है, तो ये कितने न्यूटन से इधर खींचेगा, कितने न्यूटन के बल से इधर खींचेगा? जैसे ये कोई टुकड़ा है 10 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन के बल से इधर खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 10 न्यूटन से जब इसको खींचा जाएगा और 5 न्यूटन उधर खींच देगा तो इस पर ये कितने के बल से इधर खिसकेगा? केवल 5 न्यूटन के बल से खिसकेगा। लेकिन जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर एक झोला है उसमें अगर 10 केजी कोई सब्जी है, 5 केजी उसमें और डाल देंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 15 केजी। लेकिन यहाँ पे ये देखने को, हमें ये कंडीशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो सदिश राशियां जो होती हैं, पहला उनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा की जरूरत होती है, दूसरा नंबर कि वे क्या होती हैं? सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की जरूरत पड़ती है और साथ ही वे सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। अब आता है तीसरा नंबर जो कि आपके लिए नया है, टेंसर क्वांटिटी, प्रदिश राशियां। अब आइए चर्चा करते हैं प्रदिश राशियां क्या होती हैं। वे राशियां, प्रदिश राशियों की अगर आप परिभाषा बनाएंगे तो वे राशियां जो कि ना तो सदिश हों और ना ही अदिश राशियां हों, वे राशियां जो ना तो अदिश हों और ना ही सदिश हों, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां। अब देखिए प्रदिश राशि को, इसको एग्जाम्पल के सहारा से समझते हैं कि जैसे हम बात करते हैं विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा, भाई अगर किसी भी चालक तार में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई आंकिक मान तो होगा ही होगा। और आंकिक मान के साथ साथ हम जानते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर हमेशा विद्युत धारा की दिशा होती है। तो यानी इसमें परिमाण तो होगा ही होगा और दिशा भी है, तो ऐसे में तो ये क्या हो जाएगी? सदिश राशियां। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विद्युत धारा जो है ना तो सदिश है और ना ही अदिश है। भाई इसमें अदिश राशियां भी जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, तो इसमें तो दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये क्या है? अदिश राशि तो होगी नहीं। और सदिश राशि में क्या है कि परिमाण हो और दिशा हो, तब तो सदिश राशि होगी। लेकिन सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे सदिश योग का नियम हमने आपको यहां बताया कि एक बल अगर 10 न्यूटन का इधर है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो टोटल यहां पे परिणामी कितना है? परिणामी इसका कितना है? 5 न्यूटन है। यानी एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसको हम माइनस में ले रहे हैं, क्योंकि एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इसके विपरीत है। तो जस्ट विपरीत वाले की दिशा हम माइनस में ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। लेकिन अगर विद्युत धारा की दिशा हम देखें, जैसे यहाँ पे कोई संधि है, इसके बाद यहाँ पे इस संधि में डबल तार आ रहा है, इसमें धारा बह रही है 3 एम्पियर की धारा और इसमें बह रही है कितना? 2 एम्पियर की धारा। 3 एम्पियर की धारा यहाँ है, यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है, 2 एम्पियर की धारा यहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों क्या हो रही हैं? जुड़ जा रही हैं, जबकि इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है। यहाँ पे क्या था कि दोनों दिशाएं विपरीत होने के कारण घट जा रहा था और यहाँ जुड़ जा रहा है। यानी कि जो विद्युत धारा है वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है? प्रदिश राशियां है। तो ये तो हमने समझ लिया, अदिश राशियां, सदिश राशियां और
सदिश राशियां। अब हम आप इस पार्ट के मेन टॉपिक पे चलते हैं, सदिश विश्लेषण। और सदिश विश्लेषण में हम खास तौर से केवल वेक्टर क्वांटिटी को ही समझेंगे। तो आप एक इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है स्थिति एवं विस्थापन सदिश। स्थिति एवं विस्थापन सदिश यानी पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए जहां कभी भी सदिश की बात आएगी वहां हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, क्योंकि सदिश की अंग्रेजी होती है क्या, वेक्टर। तो यहां पे हम अब पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्थापन सदिश। तो देखिए यहां पे स्थिति एवं विस्थापन सदिश की बात करें अगर हम, तो हम जानते हैं कि इसे हम द्विविमीय गति भी कहते हैं। समतल में गति को द्विविमीय यानी दो विमाओं में गति, तो यानी इसकी एक एक्स अक्ष में गति होती है और एक किस में होती है, वाई अक्ष में गति होती है। और निर्देशांक का यहाँ जो दोनों का ये वाला पॉइंट होता है इसे हम मूल बिंदु O कहते हैं और इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। अगर इस निर्देशांक के अंतर्गत अगर किसी भी बिंदु को हमें दर्शाना हुआ, किसी भी बिंदु को दर्शाना हुआ, जैसे ये बिंदु A है और इसको अगर हम यहाँ से ये मूल बिंदु से अगर इस बिंदु को मिला दें और इस तरह से एक तीर का निशान बना दें, तो जो आपका A है, ये जो आपका OA है, OA वह क्या कहलाएगा, A का स्थिति सदिश। A का क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। अगर यहाँ पे कोई बिंदु एक B है, कोई बिंदु B है, इसको अगर B से मिला दें, इसको अगर मूल बिंदु O से मिला दें, इस B को हम क्या किया, हमने क्या किया, मूल बिंदु से मिलाया। तो यहाँ पे जो OB है बिंदु B का, लिख देते हैं इसको, OB क्या है, OB बिंदु B का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश है। बिंदु B का क्या है, स्थिति सदिश है। अगर OA की बात करें तो OA क्या है, बिंदु A का स्थिति सदिश है। बिंदु A का क्या है, स्थिति सदिश है। यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, चित्र को आप बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पे हम एरो लगाएंगे, चित्र को यहाँ पे हम इस प्रकार से बनाइएगा आप, और OB बराबर लिखिएगा बिंदु B का स्थिति सदिश और OA बराबर लिखिएगा आप A का स्थिति सदिश। अब यहाँ पे आता है विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, अगर हमें A का B के सापेक्ष अगर विस्थापन सदिश चाहिए, यानी हम क्या लिखते हैं यहाँ से, A का के सापेक्ष विस्थापन सदिश। तो A का B के सापेक्ष अगर विस्थापन सदिश लिखना हुआ, देखिए अभी A और B के सापेक्ष का मतलब समझाएंगे हम। अगर एक एरो हम यहां से यहां तक बनाएं, एक तीर हम कहां से कहां तक बनाएं, A से B तक बनाएं, और इसका जो टेल है, टेल इसका पूंछ जो है A पर रखें, और इसका जो शीर्ष है इसको हम क्या करें, जैसे देखिए ये तीर जो होता है इसे हम कहते हैं शीर्ष, इसे क्या कहा जाता है, शीर्ष, और इसे कहते हैं टेल या पूंछ, इसे क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। तो एरो वाले भाग को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, और जो इसका पीछे वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। तो देखिए A का B के सापेक्ष का मतलब यहाँ ये हुआ कि A पर क्या रहेगा, पूंछ रहेगा, जिसके सापेक्ष A का B के, तो B के सापेक्ष है इसलिए B पे क्या रहता है, शीर्ष रहता है, और A का सापेक्ष है तो A पे क्या रहेगा, पूंछ रहेगा। यही अगर उल्टा कर दिया जाए कि B का A के सापेक्ष, तो यानी कि यहाँ क्या था, A का B के सापेक्ष विस्थापन सदिश, तो A के तरफ पूंछ और B के तरफ क्या था, शीर्ष था, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा AB। AB क्या है, AB क्या है, A का B के सापेक्ष स्थिति सदिश है। अगर हम यहाँ पे अगर B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश विस्थापन सदिश अगर कर दें, B का अगर A के सापेक्ष विस्थापन सदिश कर देंगे, तो ये AB के जगह पे क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, और ये एरो जो यहाँ बना हुआ है, अब वह एरो यहाँ से हटकर के कहाँ हो जाएगा, A पे बन जाएगा। तो इस तरह से हम स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश को समझ सकते हैं। यहाँ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स कॉपी में इस चित्र को बना लेंगे, ये आपका निर्देशांक है। बिंदु A का अगर स्थिति सदिश दिखाना हुआ तो मूल बिंदु से A को मिलाएंगे, और जिस बिंदु पर मिलाएंगे उसी बिंदु पर इसका क्या रहना चाहिए, शीर्ष रहना चाहिए। बिंदु B का अगर स्थिति सदिश देखेंगे तो O से मिलाएंगे B पर, O से कहां मिलाएंगे, B पर, और B का बिंदु B से मिला रहे हैं इसलिए B पर क्या रहना चाहिए, इसका शीर्ष रहना चाहिए। अब दूसरी चीज स्थिति सदिश, ये जो आपका है ये A है और ये क्या था, B था। तो A जो है बिंदु A का
ओ ए जो है बिंदु ए का स्थिति सदिश है, ओ ए बिंदु ए का स्थिति सदिश है और ओ बी बिंदु बी का स्थिति सदिश हुआ। अब विस्थापन सदिश की जहां बात आती है तो ए का बी के सापेक्ष अगर बनाना हुआ तो ए से लेकर के चलेंगे, बी पर आकर के अगर इसका शीर्ष बना दिए तो ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश जो कि आपका ए बी होगा। और अगर इसके उल्टा जैसे विपरीत कहता है बी का ए के सापेक्ष तो बी से शुरू करेंगे और ए पे जाके इसका शीर्ष बना देंगे तो यह कहलाएगा बी का ए के सापेक्ष विस्थापन सदिश यानी कि बी ए। तो इस तरह से स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश को हम समझ सकते हैं। हमारा जो देखिए इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सदिशों का निरूपण। सदिशों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, सदिश का मतलब क्या, वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, वेक्टर का निरूपण कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। निरूपण को देखने जैसे देखिए किसी भी राशि को व्यक्त करना हुआ तो सबसे पहले उसमें क्या क्या चाहिए, परिमाण और दिशा। अगर किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं हम तो प्रदर्शित करने में हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण और दिशा। परिमाण का मतलब उसका आंकिक मान और दिशा का मतलब उसकी दिशा। अब देखिए जैसे बल की अगर हम बात करें तो बल अगर हमें कितना चाहिए, 10 न्यूटन का बल अगर हम कहां लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल अगर उत्तर की दिशा में लगा रहे हैं, हमने क्या किया, बल कैसी राशि है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बल को अगर हमें प्रदर्शित करना हुआ 10 न्यूटन का बल अगर हमें उत्तर की दिशा में हम लगा रहे हैं तो इसको वेक्टर के रूप में निरूपित कैसे करेंगे, वेक्टर के रूप में प्रदर्शित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस जो आंकिक मान है, आंकिक मान को प्रदर्शित करने के लिए हम वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो का चिन्ह बनाते हैं। एरो के चिन्ह से जैसे अगर हमें ये आपका ए है, ए को अगर प्रदर्शित करना हुआ तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ए को बोल्ड करके, या तो देखिए इसको दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर कोई आपका ए है और आपको दिखाना है कि ए क्या है, सदिश राशि है, तो आप ए पर क्या करेंगे, डबल ए बना देंगे, यानी ए को थोड़ा सा दोहरा करके क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। और दूसरा चीज अगर इसको प्रदर्शित करना हुआ तो ए को बना करके इस पर छोटा सा एरो लगा देंगे तो ये आपका क्या प्रदर्शित होगा कि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर है। अगर इसी ऐसे ही बी को प्रदर्शित करना हुआ, बी के ऊपर एरो लगा देंगे तो ये कहा जाएगा कि बी जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं, या फिर हम इसको क्या कर दें, या बी को थोड़ा सा हम क्या कर दें, बोल्ड के रूप में बना दें, थोड़ा सा बी को क्या कर दें, बोल्ड बना दें, तो यह क्या प्रदर्शित होगा कि यह क्या है, सदिश राशि है। अब इस तीर के निशान को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अगर किसी भी वेक्टर को, जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिया कि 10 न्यूटन उत्तर दिशा में हमें प्रदर्शित करना है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई बल लगा रहा है 10 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए कैसे करेंगे। देखिए सदिश राशियों को लिखना तो हम जान गए कि लिखना, इसको जैसे कोई भी राशि अगर सदिश है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए एक एरो लगा देंगे तो ये हमें प्रदर्शित हो जाएगा कि ये जो बी दिया हुआ है वह सदिश राशि है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बी का मान जो है, इस बी का मान जो है कितना है, 10 न्यूटन उत्तर की ओर, इस बी का मान कितना है, 10 न्यूटन उत्तर की ओर। तो हमने ये तो प्रदर्शित कर दिया कि बी क्या है, सदिश राशि, लेकिन इसका मान जो दिया है इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि जो सदिश राशि है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक एरो बनाते हैं। तो अब देखिए 10 न्यूटन, सबसे पहले इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे तो आप जहां बैठे हैं वहां से आपको पता होगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, वहां से तो आपको भली भांति पता होगा। लेकिन अगर हम किसी भी समतल में बनाते हैं, किसी भी समतल में, जैसे अगर ग्रीन बोर्ड पर बना रहे हैं, अगर आप अपने पन्ने पे बना रहे हैं, तो सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना आपको जरूरी है। उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ, तो उत्तर आपका होता है ऊपर की तरफ, पूरब आपका इधर होता है पूर्व, और इधर आपका होता है पश्चिम, और इधर आपका होता है दक्षिण। हमेशा ये याद रखेंगे कि किसी भी समतल पर उत्तर, ऊपर क्या होता है, उत्तर, पूरब आपका होता है दाहिने साइड यानी राइट हैंड साइड में, पश्चिम आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और दक्षिण आपका किधर होता है, नीचे की ओर। तो अगर 10 न्यूटन बल उत्तर के तरफ हमें अगर दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, तो जो हम तीर का निशान बनाएंगे उसका शीर्ष तो रहेगा कहां, ऊपर की ओर, और 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे और यहां पे पैमाना लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 न्यूटन।
1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन न खींचना चाहें, अगर हम 5 सेंटीमीटर की अगर कोई लाइन खींच दें तो यहां पे हमें पैमाना लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 2 न्यूटन। भाई देखिए यहां पे क्या था, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन था, तो 10 न्यूटन का बल हमें प्रदर्शित करना था, तो हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ी। अगर हमें यहां पे 5 सेंटीमीटर की अगर लाइन खींचे तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा भाई, इसका 5 टुकड़ा अगर हम करेंगे, 5 टुकड़ा अगर कर देंगे तो 2 न्यूटन, 10 न्यूटन टोटल बल लग रहा है। तो एक टुकड़े में कितना बल लगा, 2 न्यूटन का बल लगा। अगर जैसे ये हम छोटा क्यों आपको बताएं, जैसे अगर आपको कोई 1 मीटर की लाइन खींचनी है, मान लेते हैं कि 1 मीटर की अगर लाइन खींचनी है आपको, तो 1 मीटर की लाइन आपके पन्ने में तो आएगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, सीधा केवल कितने का लाइन खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर का खींच देंगे और बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर। अगर 10 मीटर की लाइन खींचनी है, 10 मीटर की लाइन खींचनी है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए और बता दीजिए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो 1 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना न्यूटन बल हो जाएगा, 10 न्यूटन बल हो जाएगा। दूसरा चीज कि इसको उत्तर की दिशा में चाहिए, तो हम जानते हैं कि समतल पेज पर उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो इसका एरो हम कहां बना देंगे, ऊपर की ओर। तो यह क्या बता रहा है, 10 न्यूटन का बल कहां लग रहा है, उत्तर की ओर, उत्तर में 10 न्यूटन का बल कहां लग रहा है, उत्तर में। तो इस तरह से हम सदिशों का निरूपण पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम सदिशों का निरूपण समझ सकते हैं। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सदिशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए सदिशों का वर्गीकरण, सदिश कितने प्रकार के होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप समान सदिश को समझिए, समान सदिश, और दूसरा इसके जस्ट विपरीत होता है विपरीत सदिश। इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। आइए देखते हैं समान सदिश क्या है, विपरीत सदिश क्या है। ऐसा सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण आपस में क्या हो, समान हो। जैसे अगर यह कितना का है, 5 सेंटीमीटर, यह है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी दिशा किधर है, पूर्व में है, इसकी दिशा किधर है, पूर्व में है। अगर कोई दो ऐसे समान सदिश हो जिन दोनों की लंबाई समान हो और दोनों की दिशाएं क्या हो, समान हो, इधर क्या होता है, पूरब, तो ऐसे दो सदिश जिनकी लंबाइयां आपस में क्या हो, समान हो, और जिनकी दिशाएं आपस में, परिमाण और दिशाएं दोनों समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। विपरीत सदिश इसका उल्टा, अगर कोई सदिश आपका इस प्रकार से है कि एक की दिशा इधर है, जैसे ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका क्या है, C है, इन दोनों का परिमाण समान है, इसकी दिशा पूर्व है, इसकी दिशा क्या है, पश्चिम है, इसकी दिशा पश्चिम है, और इसकी भी दिशा क्या है, पूर्व है। अगर इन दोनों की बात करें तो A और C जो आपका है वह तो आपकी समान सदिश है। A और C क्या है, A का और C का परिमाण समान है, A और C की दिशाएं भी समान है, तो A और C क्या है, समान सदिश है। लेकिन अगर हम बात करें AB की, तो A और B परिमाण में तो दोनों समान है, किंतु इनकी दिशाएं, इसकी पूर्व है तो इसकी पश्चिम है, इसकी पूर्व है तो इसकी पश्चिम है, तो एक दोनों की दिशाएं आपस में क्या है, विपरीत हैं, लेकिन परिमाण में समान है। तो अगर कोई दो सदिश ऐसे हों जो कि परिमाण में क्या हो, समान है, विपरीत सदिश की परिभाषा लिखेंगे कि जब दो सदिश ऐसे हों कि जो कि परिमाण में समान हो किंतु उनकी दिशाएं क्या हो, भिन्न हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश को क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। तो सामान्य सदिश वे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशाएं समान हो। विपरीत सदिश यानी कि परिमाण तो समान हो, दो सदिश ऐसे हो जिनका परिमाण तो समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। अगला जो हमारा आता है, वह क्या है, एकांक सदिश। वह क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश अगला जो हमारा है वह क्या है, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का मतलब यह है कि जैसे जिसकी लंबाई क्या हो, हमेशा एक हो, जिसकी लंबाई हमेशा, जिसका परिमाण हमेशा क्या हो, एक हो। जैसे अगर कोई अगर कोई 5 सेंटीमीटर का एक सदिश है, 5 सेंटीमीटर में इसको अगर 5 भाग में कर दें, 1 2 3
4 और 5, और ये प्रत्येक टुकड़ा कितना का हो, एक एक का ही हो, प्रत्येक टुकड़ा क्या हो, एक एक का हो, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा। तो एकांक सदिश वे सदिश जिनका परिमाण हमेशा क्या हो, एक हो, वे क्या कहलाते हैं, एकांक सदिश कहलाते हैं। जैसे अब देखिए यहां पे जो आपका तो देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये कौन सा सदिश था, ए था, ये सदिश वेक्टर ए था, इसको हम पढ़ते हैं सदिश वेक्टर। अगर ऐसा कोई चिन्ह लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे सदिश वेक्टर ए। तो जो सदिश वेक्टर ए है इसकी लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब इसको हमने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। अब इसका परिमाण जो है, एक इसका भी परिमाण है, एक इसका भी है, एक इसका सभी का एक है, और जिसका परिमाण एक हो उसे हम कहते हैं एकांक सदिश। अब रह गई बात कि ये जो ए है यह भी सदिश ए का भाग है, यह भी सदिश ए का भाग है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए का भाग है, ये भी ए का भाग है। अब देखिए क्या बाप बेटे में अंतर नहीं रहेगा क्या, ए से तो इसको भी हम प्रदर्शित करते हैं और ए से भी इसको प्रदर्शित कर देंगे, तो फिर बाप बेटों में क्या होगा, ये तो भाई बाप है ना, इसी से सब बटे हैं ना, ये इसके क्या है, लौंडे हैं, लड़के हैं। तो यहाँ पे देखिए ए को इसको अलग प्रदर्शित करने के लिए जो एकांक सदिश होता है उसके ऊपर टोपी बना देते हैं इस प्रकार से, इसे हम पढ़ते हैं एकांक वेक्टर ए। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एकांक वेक्टर ए, यानी एकांक सदिश इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एकांक सदिश। तो इस पर अगर हम वेक्टर लगा दें तो यह क्या पढ़ाएगा, एकांक सदिश पढ़ा। तो अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा गणितीय भाषा में प्रदर्शित करना हुआ तो ए किसके बराबर है, यह 5 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर। ए जो ए वेक्टर है वह किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसको अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया जाए तो 5 क्या है, परिमाण है। अब ए का परिमाण, अगर ए के परिमाण को प्रदर्शित करना हुआ, ए के परिमाण को अगर दर्शाना हुआ तो परिमाण को हम मॉडुलस कहते हैं। तो मॉड ऑफ ए, और ए क्या है, सदिश वेक्टर है, तो ए के परिमाण को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर पढ़ते हैं। तो यहां से ए 5 क्या है, परिमाण है, और परिमाण को हम क्या लिख सकते हैं, सदिश वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सदिश वेक्टर ए। और यहां पे देखिए इसको 5 भागों में बांटा गया है, तो इसको क्या हम लिख लेते हैं, एकांक। यहाँ पे 5 एकांक वेक्टर है ना, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर एकांक सदिश हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एकांक सदिश। तो इसकी लंबाई टोटल कितना है, 5, जिसको हम क्या कर रहे हैं, 5 एकांक सदिश में हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। तो 5 इंटू एकांक वेक्टर, तो इस यह 5 क्या है, ए का परिमाण है, और ए के परिमाण को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए कैप पढ़ते हैं या एकांक सदिश पढ़ते हैं। अब यहां से अगर हमें एकांक सदिश का मान निकालना हुआ तो ए बटे कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये जो इसके साथ गुणा में है, इस साइड में बराबर के इस साइड में आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा से भाग में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एकांक वेक्टर। तो इस तरह से हम इसका गणितीय फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी एकांक वेक्टर ज्ञात करना हुआ तो ए यानी कि जो हमारा सदिश है उससे हम क्या करेंगे, उसके परिमाण का भाग लगा देंगे तो हमें एकांक सदिश ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम एकांक सदिश को समझ सकते हैं। अब अगला हमारा आता है शून्य सदिश। अगला क्या आता है, शून्य सदिश। शून्य सदिश, अब देखिए शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिणामी सदिश क्या हो, जीरो हो। जिसका परिणामी सदिश क्या हो, जीरो वेक्टर हो, वह क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिणामी वेक्टर कितना हो, जीरो हो, वह क्या कहलाता है, शून्य सदिश। अब जीरो कैसे आएगा, जैसे देखिए कोई 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी की दिशा क्या है, ये वेक्टर बी है, सदिश वेक्टर बी है, बी की दिशा इधर है। अंतर इसमें क्या है कि दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। अगर यह 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी क्या है, 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, इन दोनों का योग किया जाएगा, सदिश वेक्टर ए प्लस सदिश वेक्टर बी, तो इसका परिमाण, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक को माइनस में लिया जाएगा, तो -5 + 5 मिलकर के कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ऐसा सदिश जिसका परिणामी सदिश कितना आए, 0 वेक्टर के बराबर आए, वह क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसका जो लास्ट है वह है लंबकोणीय सदिश। आइए देख लेते हैं लंबकोणीय सदिश क्या होता है। लंबकोणीय सदिश,
तो लंबकोणीय सदिश क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे लंबकोणीय, अब देखिए तीन अक्ष हमारे पास ऐसे तो होते हैं, तीन दिशाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए एक तो आपका ये y अक्ष है और यह आपका क्या है x अक्ष है, और जो z अक्ष इसमें होता है वह ठीक आपकी तरफ होता है, इस तरह से, इस तरह से। लेकिन इस तरह से हम बोर्ड पे तो इधर बना नहीं सकते हैं, इसलिए z अक्ष को हम कहां प्रदर्शित करते हैं, इस तरफ प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में से अगर हम एक वेक्टर इधर को ले लें, एक सेंटीमीटर का, यानी एक जिसका परिमाण क्या हो, परिमाण क्या हो, एक हो, और एक वेक्टर हम इधर के लिए ले लें जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, और एक वेक्टर हम इधर के लिए ले लें जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, आई कैप से, इसको प्रदर्शित करते हैं हम जे कैप से, इसको प्रदर्शित करते हैं हम, इसको प्रदर्शित करते हैं के कैप से। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, जहाँ पे आई कैप लिखा होगा वहां हम मान लेंगे कि यह कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे होगा। जहाँ वाई कैप होगा, जे कैप जहाँ पे होगा उसे हम मान लेंगे वाई अक्ष पे होगा। जहाँ जेड के कैप होगा उसे हम मानेंगे किस अक्ष पे होगा, के कैप पे होगा। जैसे अगर कोई आपको दे देता है कि 5i और 5i प्लस 3j, 5i प्लस 3j, इसको बताओ कि इसकी स्थिति कहां है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक अक्षांश बनाएंगे जिसपे y अक्ष होगा और x अक्ष होगा। हम जानते हैं कि i कहां होता है, x अक्ष पे होता है। कितना चलना है x पे, 5, इस पे 5 खाना चल लेंगे, 1 2 3 4 5। और 3j है, j कहां होता है, y कैप पे, y पे होता है, y अक्ष पे होता है। तो j पे कितना चलना है, 3। इस बिंदु को इधर मिलाएंगे, इस बिंदु को इधर मिलाएंगे, दोनों बिंदु जहां पे काटेंगे, दोनों रेखाएं जहां काटेंगी वही क्या होगा आपका 5i कैप प्लस 3j कैप। तो इस तरह से हम स्थितियों को बता सकते हैं और यही इसका कहलाता है लंबकोणीय सदिश। एक बार फिर से देखिए, x अक्ष पे जो एकांक वेक्टर की दिशा होती है उसे i कैप से प्रदर्शित करते हैं, y अक्ष पे जो एकांक वेक्टर की दिशा होती है उसे j कैप से प्रदर्शित करते हैं, z अक्ष पे जो दिशा होती है उसे k कैप से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पे आपको इस प्रकार से अगर दिया हो और बोलेगा कि उस बिंदु की स्थिति बताओ, उस बिंदु की स्थिति बताओ, तो उसकी स्थिति यहां है। अगर बोलता है स्थिति सदिश बताओ, तो यहां इसका मूल बिंदु O है, मूल बिंदु से अगर यहां पे मिला दें और इसका एक एरो बना दें, तो ये O और ये वाला एरो इसका क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। किसका, 5i कैप प्लस 3j कैप का स्थिति सदिश ये कहलाएगा। तो इस तरह से हम स्थिति सदिश को समझ सकते हैं और लंबकोणीय सदिश को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।